सर्वेषामपि समागत अतिथीनां स्वागतं, पौनः पुण्येन स्वागतम्। उद्घाटनसत्रस्य लौकिकमङ्गलाचरणेन समारम्भः भवतु, तदर्थम् अहं सविनयं प्रार्थये अस्माकं शिक्षण अधिगम केन्द्रस्य श्रीमन्तं गोविन्दमहोदयं लौकिकमङ्गलाचरणाय। ओम तः शरुवलेन गृहीतार्तो गरुत्मतिहरिं कपातचक्रं क्षिप्तं गिरमाः कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। तस्योत्रे चक्रादिमद्यनिधने जीवेश्वरो सृष्टेदमनुप्रवेश्य ऋषिणः चक्रे सात्विताः जहात्मजा मनुष्यै सह कुलायं यथा तं ते निरस्तयो निमभयं ध्याये जजष्णं हरिं ध्याये जजष्णं हरिं। धन्यवादः गोविंद महोदयाय। वयं सर्वेपि धन्याः स्मः। अद्य अस्माकं कार्यक्रमे अस्मत् विद्यापीठस्य यशस्विनः कुलपतयः प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे महाशया अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षरूपेण अस्माकं मध्ये वर्तन्ते। एवञ्च येषां मुख्यतया परिचयः कारणीयः वर्तते ते च सन्ति अस्माकम् अद्यतन कार्यक्रमस्य अतिथयः। मुख्य अतिथि महोदयः श्रीमन्तः मुकुल कानेटकर महाशयः। मुकुल कानेटकर महोदयः अत्यन्तं चिन्तकः वर्तते। शिक्षा क्षेत्रे सामाजिक क्षेत्रे च महोदयस्य महत्वपूर्णं योगदानमस्ति। भारत सर्वकारस्य विविध नीति निर्धारकेषु विभिन्नासु समितिषु महोदयस्य महत्वपूर्णं मार्गदर्शनं भवति। एवञ्च समाज कार्याय मुकुल महोदयः सर्वदा संलग्नः भवति। आज इस कार्यक्रम के शुभारंभ में ऐसे मुख्य अतिथि को प्राप्त कर हम लोग अत्यंत प्रेरित हैं और उनके मार्गदर्शन, आजकल ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है तो उनको हम लोग देखते हैं और सुनते हैं। उनका जो प्रेरक भाषण होता है वो वास्तविक रूप से हृदय से निकली हुई वाणी होती है, उससे हम अत्यंत प्रेरित होते हैं। तो मैं बहुत विघ्नभूत ना होकर आज के हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा। उससे पहले हमारा स्वागत के लिए मैं अपनी परियोजना की अध्यक्षा महोदया से निवेदन करूंगा कि समागत अतिथियों का स्वागत करें और इसके बाद हम लोग अपने समागत अतिथियों का दिव्य भाषण श्रवण करेंगे। धन्यवाद परमेश। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, सुप्रभात। इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी परम आदरणीय श्री मुकुल कानेटकर जी, इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष और हमारे प्रेरणा स्रोत कुलपति महोदय परम आदरणीय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, शिक्षा संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के भरत भूषण जी, सत्र संचालक परमेश शर्मा जी और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय सभी प्रतिभागीगण। अभिकल्पन एवं विकास ऑनलाइन आकलन विषय पर आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला में मैं आप सभी का विश्वविद्यालय की तरफ से, शिक्षा संकाय की तरफ से
केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद भी हमारे लिए समय निकाला। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि महोदय का मार्गदर्शन और हमको उनको सुनने का अवसर हमें अपने पूर्व कार्यक्रमों में भी प्राप्त हुआ है और उनके वक्तव्य सुनने वाले के लिए हमेशा एक प्रेरणादायी होते हैं और एक प्रेरणा का कार्य करते हैं। और आज हमारा यह फिर से सौभाग्य है कि महोदय को हमको सुनने का फिर से अवसर प्राप्त हुआ है और यह अवश्य ही आपको प्रेरित और अभिप्रेरित तो करेगा ही, साथ ही साथ आपको ऊर्जित भी करेगा। महोदय, मैं आपका केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से पुनः हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करती हूँ। जिनके कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी मार्गदर्शन में विद्यापीठ को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, जिनके दृढ़ संकल्प एवं समर्पण से विश्वविद्यालय के सभी प्रकार के संकल्पित गतिविधियों की प्रगति को गति मिली, ऐसे हमारे ऊर्जा स्रोत हमारे माननीय कुलपति महोदय जी का भी मैं केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जिनके सहर्ष सहयोग से केंद्र की सभी गतिविधियों की क्रियान्विति को सफलता मिलती है, ऐसे हमारे एक्टिव और वेरी डायनेमिक शिक्षा संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के भरतभूषण जी का भी मैं इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। देश ही नहीं अपितु विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में अध्यापक के रूप में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज इस कार्यशाला में प्रतिभागी गण हैं, उन सभी का भी मैं इस कार्य और ज्ञान की शाला में केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। अ वेरी वार्म एंड हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस कार्यशाला में हमारे नए भी प्रतिभागी हैं और कुछ पुराने भी हैं, लेकिन जो हमारे नए प्रतिभागी हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं विशेषकर यह बताना चाहूंगी कि हमारे विश्वविद्यालय का जो शिक्षण अधिगम केंद्र टीचिंग लर्निंग सेंटर है, वह भारत सरकार की जो अत्यंत बहुआयामी परियोजना है, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षण एवं शिक्षण मिशन के तहत शिक्षा शास्त्र विभाग में 2017 में स्थापित हुई है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो है भाषा शिक्षा, विशेषकर संस्कृत शिक्षा से जुड़े अध्यापक, शिक्षक और एवं शिक्षकों की शिक्षण अधिगम प्रणालियों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं आकलन हेतु अपेक्षित कुशलताओं एवं दक्षताओं का विकास करना है। और इसके लिए केंद्र के द्वारा जो है अनेक कार्यक्रमों का आयोजन वर्ष भर होता रहा है। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से हमारे कार्यशालाएं, संगोष्ठी, सम्मेलन, संकाय अनुबोधन कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। और मुझे यह बातें बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी तक केंद्र के द्वारा जो है 28 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है और आज की जो हमारी कार्यशाला है इस श्रृंखला की 29वां कार्यक्रम है। और यह हमारे लिए बहुत गर्व का भी विषय है कि हमारे केंद्र को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है संस्कृत डिसिप्लिन में स्वयं द्वारा ऑनलाइन पुनश्चर्या कार्यक्रम, जिसे अर्पित कोर्स कहते हैं, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग अर्पित 2018 और 2019 के निर्माण एवं संचालन के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र, नेशनल रिसोर्स सेंटर के रूप में इसे अधिसूचित किया गया और यह हमारा गौरव भी है। और इस कोर्स में जो है 40 मॉड्यूल्स जो कि 4 क्वाड्रेंट अप्रोच पे बेस्ड थे, जिसमें ई ट्यूटोरियल, ई टेक्स्ट, डिस्कशन फोरम और असेसमेंट सम्मिलित थे। उस पर ये 40 मॉड्यूल्स बनाए थे, जिसमें 20 आवर्स की जो थी वीडियो थी और 20 आवर्स का जो था ई सामग्री थी।
और इन दोनों ही कोर्सेज को जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है और इन कोर्स को 5 में से 4.9 रेटिंग हमारे लर्नर्स ने जो है वो प्रदान की है। अब अगर हम आज इस कार्यशाला के संदर्भ को लेकर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 और देश में जो अचानक लॉकडाउन हुआ उसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के प्रत्येक स्तर की शैक्षिक प्रक्रियाओं, विशेषकर हमारा शिक्षण अधिगम और जो आकलन है, टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट, उसमें अनेक समस्याओं एवं चुनौतियों पैदा हुई हैं और जिन्हें हम शिक्षा के प्रतिमान पैराडाइम शिफ्ट्स के रूप में देख सकते हैं। And consequently, without moving towards the blended approach or blended mode, we have to straight away shift from face-to-face teaching to online teaching, from face-to-face learning to online learning, and from face-to-face assessment to online assessment. और इस शिफ्टिंग के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं कि ये दो चीजों पर निर्भर करती है, जिसमें अध्यापक का सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, और वह कितना रिसोर्सफुल है, संसाधन युक्त है। और यहाँ संसाधन से माने है कि वह टेक्नोलॉजिकली कितना रिसोर्सफुल है। अतः एक शिक्षक को विषय वस्तु को अपने छात्रों से कैसे संप्रेषित करे, उसके लिए ज्ञान और कौशल की जो एक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और स्किल जो है उसमें जरूर होनी चाहिए, और वह आवश्यकता जो है वह मुख्य रूप से मुखरित होकर हमारे सामने आती है। और इस तेजी से बदलते शैक्षिक परिदृश्य में यदि हम शिक्षकों को सरवाइव करना है तो हमें अपने डिजिटल कॉम्पिटेंस को अपग्रेड तो करना ही है, साथ ही साथ उनको शार्पन भी करना होगा, जिससे जो आज की जो प्रतिकूल परिस्थितियां या विषम परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें हम थ्राइव कर सकें, उसमें हम आगे बढ़ सकें और वह हमारे लिए फलदायी हो। हम जानते हैं कि जो आकलन है, असेसमेंट है, वह सभी हमारी शैक्षिक प्रक्रियाओं का एक इंटीग्रल एस्पेक्ट होता है, और उसे जब हम ऑनलाइन मोड में हमें उसे करना है तो यह हमारे लिए एक चुनौती है। और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए जो हमारे विभिन्न आकलन प्रक्रियाएं हैं उनको हमको ऑनलाइन सांचों में डालना होता है, और ऑनलाइन सांचों में डालने के लिए हमको सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होती है, एप्स की आवश्यकता होती है, टूल्स की आवश्यकता होती है, और इनका बारे में जानना और इनका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उनकी प्रयोग विधि को जानना इस परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक बन जाता है। और इसी संदर्भ को लेकर आज की कार्यशाला के विषय का प्रतिपादन किया गया एवं आयोजन किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऑनलाइन आकलन प्रक्रियाएं हैं उसका निर्माण एवं प्रयोग हेतु अपेक्षित कुशलताओं एवं दक्षताओं का विकास करना है। इस कार्यशाला में 8 डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड टेक्निकल सेशंस होंगे और अभ्यास हेतु 3 सेल्फ प्रैक्टिस सेशन होंगे, और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए 3 एक्सक्लूसिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होंगे। जो कार्यशाला के हमारे विविध सत्र होंगे वे केवल आपको आकलन प्रक्रियाओं के निर्माण संबंधित सॉफ्टवेयर, एप्स और टूल से परिचित ही नहीं कराएंगे, अपितु इनका निर्माण कैसे की जाए, इनकी रचना कैसे की जाए, इनका प्रयोग कैसे किया जाए, इस प्रक्रिया से संबंधित भी अंतर्दृष्टि का विकास करेंगे। आशा करती हूँ कि इस उभरते शैक्षिक चुनौतियों को सीखने के अवसर में बदलने के लिए हमारा यह छोटा सा प्रयास इस कार्यशाला के माध्यम से आपके लिए उपयोगी और फलदायी सिद्ध होगा। अनेक शुभकामनाओं सहित मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः महोदयायै। हम लोग जानते हैं और महोदया ने बहुत ही विस्तृत रूप से इस योजना के बारे में पूर्ण परिचय हमें कराया। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय शिक्षा मंडल के हैं, जो अनेक वर्षों से पूर्णकालिक जीवन को धारण करते हुए, पूर्णकालिक जीवन के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। पूर्णकालिक जीवन का मतलब होता है कि समाज के लिए अपना पूरा समय देना, अपने लिए कोई कार्य नहीं करना,
सब कुछ जो कुछ करेंगे, जो कुछ क्रियाएं हैं वो समाज के लिए करें। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि हमारे मध्य आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें और हमें वो दिव्य स्रोत बताएं जिनके माध्यम से हम भी अपने जीवन में समाज सेवा, संस्कृत सेवा और शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। श्रीमान मुकुल कानेटकर महोदय। नमो नमः। तत्कर्मयन्न बंधाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, अभी जिनका विद्वत्तापूर्ण विषय प्रवेश हमने सुना, अनीता पांडे जी जो कुशल संचालन कर रहे हैं गोष्ठी का, ऐसे परमेश जी सारे ही ईश और परमेश है, तो उनके सामने ये मुकुल छोटी सी कलिका मुकुलित होने का प्रयास कर रही है। ये उद्दंडता के लिए क्षमा कीजिए। सबके चरणों में प्रणति वंदन करते हुए इस उद्घाटन सत्र में अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूँ। संस्कृत विश्वविद्यालय है, अब केंद्रीय भी बन गया है, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे है। शास्त्री जी के नाम पे विद्यालय है तो शास्त्रीय भी होना चाहिए और वहां की प्रक्रिया शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। और मदन मोहन मालवीय जी भी दूसरे ऐसे विद्या ऋषि है जिन्होंने अपना जीवन विद्या के लिए समर्पित किया। उन मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर चल रहे एक बहुत बड़े व्रत का, अंग्रेजी में उसको मिशन कहा है, हिंदी में मैं उसे व्रत कहता हूं। जब दृढ़ संकल्प के साथ किसी कार्य को लगन से पूर्ण करना तय करते हो तब उसको अंग्रेजी में मिशन कहते हैं। इसलिए जो मिशन पे लगता है उसको मिशनरी कहते हैं, और जो व्रत लेकर के जीवन में कार्य करता है उसको व्रती कहते हैं। तो इसलिए पूर्णकालिक की परिभाषा अभी परमेश जी दे रहे थे। तो जिसके जीवन में व्रत जागृत हो जाता है और अपने स्वयं के स्वधर्म के अनुसार जो व्रत को पहचान लेता है और उस व्रत के लिए जीवन के 24 घंटे लगा देता है, वह पूर्णकालिक होता है। तो ऐसे मदन मोहन मालवीय जी के नाम से चलने वाले व्रत का केंद्र, उस केंद्र का यह आयोजन है। सारी योजना बन चुकी है और इस योजना के अनुसार आप सत्र लेने वाले हैं। आपने अभी बताया किस प्रकार के आपके तांत्रिक सत्र होंगे और किस प्रकार के व्यावहारिक सत्र होंगे, वो बात आपने यहाँ पर सबके सामने बताई। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं आगे के कार्य के दृष्टि से। अभी इस 3 दिन में तो शायद मैं जो प्रश्न रख रहा हूं उनके उत्तर संभवतः आप नहीं दे पाए, किंतु आगे की दृष्टि से संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षण अधिगम केंद्र का यदि यह कार्य है तो वह कार्य बाकी लोगों से हट करके होना चाहिए। मैकॉले की दृष्टि से, फैक्ट्री एजुकेशन की दृष्टि से चलने वाले विश्वविद्यालयों में चलने वाला ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का प्रयोग करके और शिक्षण अधिगम के ऊपर चलने वाला कार्य और संस्कृत विश्वविद्यालय वाले चलने वाला कार्य यदि उसी पर होगा तो मुझे लगता है 5वीं पास को पीएचडी वाला फॉलो कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। आप संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत का आपको वरदान मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए आपको अपनी भारत की भव्य ज्ञान राशि के अंदर जाकर के उसमें से विद्या की जिस परिभाषा को मैंने विष्णु पुराण के श्लोक से प्रारंभ करते हुए, भारतीय शिक्षण मंडल का यह ध्येय श्लोक है कि कर्म वही है जो बंधन में न बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे, सा विद्या या विमुक्त है। उस सा विद्या या विमुक्त को सा विद्या या नियुक्त है, विद्या वह है जो नौकरी दिलाए, बना दिया है उसको यदि ठीक करना है तो हमको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के स्थान पर तैत्तरीय उपनिषद के अधिगम फलित का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यदि तैत्तरीय उपनिषद के अधिगम फलित का प्रयोग करके और जो लक्ष्य तैत्तरीय उपनिषद के महाचमस्य जैसे ऋषि, भृगु जैसे ऋषि, धौम्य जैसे ऋषि, छांदोग्य उपनिषद के औशस्तिपान और रैक्व जैसे ऋषि, बृहदारण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्यादि ऋषि,
नारद सनक सनंदन के बीच में हुआ संवाद, उस संवाद में विद्या की दी हुई परिभाषाएं, व्याख्याएं, इन सब के आधार पर शिक्षण विधि का एक शास्त्रीय स्वरूप, क्योंकि सांख्य दर्शन जिन 25 तत्वों की 24 पदार्थों की बात करता है, उनमें से किसी का भी प्रयोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी नहीं कर रही। सीधे कॉग्निटिव मेथड से प्रारंभ करने वाला व्यक्ति परसेप्शन के बिना कॉग्निशन कैसे होगा? आप मुझे बताइए। ज्ञानेंद्रिया यदि ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं होगी, ज्ञानेंद्रियों की क्षमता वृद्धि नहीं होगी, ज्ञानेंद्रिया प्रमाण, विपर्याय और वितर्क के भेद को करने में समर्थ नहीं होगी, रज्वाम भुजंगम इव इस माया के स्वरूप का विवेक के द्वारा और दर्शन करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का और उसका मन, यह जो छठा इंद्रिय है, उसका यदि शिक्षण नहीं हुआ होगा, तो भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है क्या? अधिगम हो सकता है क्या? और भारतीय छोड़िए, वैज्ञानिक दृष्टि से हो सकता है क्या? और आज की वर्तमान स्थिति में पहली कक्षा से लेकर या पहली से भी 3 वर्ष पूर्व अपन बच्चों को प्ले ग्रुप और नर्सरी और पता नहीं क्या क्या अत्याचार उनके ऊपर 2.5 साल के आयु से करते हैं, तब से प्रारंभ करके और सर्वोच्च पीएचडी की उपाधि तक, किसमें ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए कोई व्यवस्था है आज की शिक्षा व्यवस्था में? महाचमत्स्य ऋषि तो रीढ़ की हड्डी को सीधी रख करके उस रीढ़ की हड्डी में सप्तलोकों के दर्शन करते हैं और मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा को, और वह भू भुव स्व जन तप सत्यम की मह को बीच में रखते हुए एक अद्भुत अधिगम का मार्ग महाचमत्स्य ऋषि तैत्तरीय उपनिषद में बता रहे हैं। यदि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय का शिक्षण अधिगम केंद्र इसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो फिर क्या कैम्ब्रिज और हार्वर्ड करेंगे? और आपको बता दूं, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड शुरू कर देंगे हमारे करने से पहले, क्योंकि उनको इस भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व कोविड ने बता दिया है। उनको बता दिया है कोविड-19 ने कि भारतीय जीवन शैली ही एकमात्र रोग मुक्त निरामय रखने वाली जीवन पद्धति है, क्योंकि यह जीवन पद्धति मनुष्य के शास्त्र को, जीवन को समझ करके, सृष्टि के, प्रकृति और पुरुष के संबंध को समझ करके, उसके पीछे के शास्त्रीय तथ्य को समझ करके बनाई हुई है। इसलिए जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री को, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के और कार्यदर्शी समिति के अध्यक्ष के रूप में और पदभार ग्रहण करना था, तो ऐसे ही माया नगरी में कार्यक्रम हुआ था। शंकराचार्य को माया समझाना कठिन था, लेकिन हमारे लिए सरल हो गया है। प्रत्यक्ष है किंतु प्रत्यक्ष नहीं है, ये जो माया को समझाने के लिए बड़ा वेदांतवादियों को कितना कठिन पड़ा था, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो ये अभी भौतिक रूप से सत्य है कि मुकुल नागपुर में बैठा है, लेकिन वर्चुअल माया का सत्य ये है कि आपके समक्ष बोल रहा है। तो ये माया नगरी में ही जब हर्षवर्धन का स्वागत हुआ, तब सारे विश्व के लोगों ने नमस्ते करके उनका स्वागत किया, नमस्ते। आज उन्होंने बाहर की प्रक्रिया करना शुरू कर दिया है, दोनों हाथों को जोड़ना समझ में आ गया उनको। उसके पीछे का जो भाव है कि प्रत्येक में विद्यमान उस ईश्वर के दर्शन करके उसके सामने स्वयं के स्वार्थ को, अहंकार को नमित करना, और यह जो त्याग की, विनम्रता की, विनय की जीवन शैली है, यह जीवन शैली प्रकृति के शोषण से प्रकृति के दोहन की तरफ हमको ले जाएगी, और हम विनाश के स्थान पर वास्तविकता में अभ्युदय और निश्रेयस से मिलकर के समुत्कर्ष कर पाएंगे। यह जीवन दृष्टि विश्व को देने का समय है। और क्या हमारे विश्वविद्यालय यह जीवन दृष्टि अपने छात्रों में, अपने शिक्षकों में डालने के लिए और समर्थ है? तो आकलन तो स्वयं का भी करना पड़ेगा। तो असेसमेंट, जिसको आप आकलन कह रहे हैं, उस आकलन के 2 भाग है। एक है, अंग्रेजी में कहा जाए तो सेल्फ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, जो आत्मावलोकन से ही संभव होता है।
जो अंदर जाकर के देखने से ही संभव होता है और स्वयं स्वयं का ही कर सकते हैं। कोई और मेरा मूल्यांकन नहीं कर सकता। आकलन तो विश्व करेगा, किंतु मूल्यांकन तो केवल मैं ही स्वयं का कर सकता हूं। और उसमें अपवाद केवल गुरु और माता पिता है, क्योंकि वो मेरे स्व का अंग है, क्योंकि मेरे स्व के वह इतने निकट है कि वह मेरे स्व का ही अंग होने के कारण मेरा प्रत्यक्ष गुरु और मेरे माँ पिताजी मेरा मूल्यांकन भी कर सकते हैं, जो वैसे तो केवल स्वयं ही कर सकते हैं। यह मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी शिक्षण विधि का यह सतत अंग था। आचार्य का कार्य ही यही था। छांदोग्य उपनिषद आचार्य की परिभाषा देता है कि जो 1000 छात्रों के चित्तगत प्राणों की सत्वरज तमादि स्थिति को समझ करके उनका मार्गदर्शन कर सके अध्ययन के लिए, वो आचार्य है। तो प्रत्यक्ष हमारी जो कक्षाएं होती है, जिसको आजकल फेस टू फेस नया शब्द हमने ढूंढ लिया, क्योंकि ये ऑनलाइन आ गया इसलिए वो फेस टू फेस हो गया। तो पहले तो हम उसी को कक्षा कहते थे, फेस टू फेस तो कहते नहीं थे। तो यदि द्वितीय विक्रमादित्य नहीं आता तो पहले वाले को प्रथम नहीं कहते, तब तक तो एक ही विक्रमादित्य था। तो वैसे ही ये फेस टू फेस जिसको आप कह रहे हैं, वह जो कक्षा है, उस कक्षा में कितने छात्र होने चाहिए, इसके ऊपर बड़ा चर्चा चलती है, विवाद चलता है। टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, उसका अनुपात क्या होना चाहिए। हमारे उपनिषद के अनुसार तो आचार्य के लिए 1000 छात्रों को गर्भ धारण करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे माँ गर्भ धारण करती है, वैसे आचार्य शिष्य को 12 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करता है। चाणक्य चंद्रगुप्त की माता को कहते, तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाऊंगा। आचार्य उस संभावना को संभव बनाने के लिए द्वितीय गर्भ धारण करता है। और कुलगुरु रमेश कुमार पांडे जी कुलगुरु की परिभाषा जानते हैं। कुलगुरु या कुलपति, छांदोग्य उपनिषद कुलपति उसको कह रहा है जो 10,000 छात्रों के भोजन आदि सर्व योगक्षेम की व्यवस्था कर सके। ये हमारे यहाँ पर विद्या की विधि है। ये विद्या है जो मुक्त करती है। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, मतलब मैं केवल कोविड की बात नहीं कर रहा हूं, एक 10-20 वर्ष के पीछे और 10-20 वर्ष के आगे, ऐसे कुल मिलाकर के 25-30-40 वर्ष के यदि कालखंड को देख करके यदि यह शिक्षण अधिगम केंद्र योजना बनाए और पूर्ण शिक्षण विधि का एक भारतीय शास्त्रीय प्रारूप सबके सामने रखे, जिसके कुछ सूत्र मैंने आपको दिए। तैत्तरीय उपनिषद का अधिगम फलित मैंने बताया, जिसमें वो कह रहा है, जब वो आवाहन करता है कि किस प्रकार से नदियों का पानी बह करके आता है, वैसे अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी मेरे पास आए, ब्रह्मचारिण स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा। उन सारे मंत्रों में वो जो अपेक्षा करता है, और फिर बाद में जब वो निकल करके समाज में जाएगा तब उसने क्या करना चाहिए, उसकी अपेक्षा उस दीक्षांत संबोधन में सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद, उस सारे में वो करता है। वो पूरी एक शिक्षण विधि तैत्तरीय उपनिषद का शिक्षावल्ली हमको देता है। छांदोग्य उपनिषद उसका सिलेबस बताता है। जब नारद मुनि को पूछा जाता है कि तुम क्या क्या सीख करके आए हो, और फिर अध्यात्म विद्या आत्मज्ञान की बात होती है। यह हमारे पास एक पूरा ज्ञान परंपरा का एक आलोक है, ज्ञान परंपरा का एक निधि है। उस निधि का प्रयोग लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए मदन मोहन मालवीय के इस अभियान के अंतर्गत, इस व्रत के अंतर्गत जितने बाकी केंद्र है जो सामान्य विश्वविद्यालयों में है, उनसे हमारा केंद्र विविक्षित, विलक्षण, अद्वितीय होना चाहिए। और ऐसा यदि इसको होना है तो उसको अपने अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए असेसमेंट, आकलन के 2 भाग में बता रहा था। पहला भाग तो मूल्यांकन है जो स्वयं को करना है, और घर में रहते हैं तब माता पिता को, और गुरुकुल में रहते हैं तब गुरु और गुरु माँ को करना है। और वह केवल मात्र उसकी जानकारियों का आकलन नहीं है। आज तो केवल जानकारियों के वमन को हम आकलन कह रहे हैं। जानकारियों को स्मरण करना और परीक्षा केंद्र में जाकर के वमन करना, और जिसने जितना अच्छा वमन किया उसको उतनी अच्छी अंक तालिका मिलती है। पचाया कितना, अंदर कितना गया, अंगीकार कितना हुआ,
आत्मसात कितना हुआ, उसका जीवन में उपायोजन करने की क्षमता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, यह तो हम नहीं देख पा रहे, इसका तो आकलन हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम आकलन कर ही नहीं रहे, हम मूल्यांकन कर ही नहीं रहे। हम जो कर रहे हैं वो दूसरी प्रक्रिया है, जो बाहरी प्रक्रिया है, जो विश्व का कोई भी व्यक्ति मेरा कर सकता है, उसे कहते हैं परीक्षण। जिस विषय का मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को ज्ञाता मानता हूं, उस विषय के व्यक्ति को मेरे उस विषय की तैयारी का परीक्षण करने का अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो शास्त्रोपक्रम परीक्षाएं होती थी, उसमें शलाका परीक्षा आदि जो परीक्षाएं थी, उन परीक्षाओं में कोई भी विद्वान ग्रंथ के किसी भी स्थान में शलाका डाल करके वो जो पृष्ठ पढ़ेगा निकलेगा वहां से पूछ सकते थे। हमारे वर्तमान में भी गुरुकुलों में, हमारा प्रबोधिनी गुरुकुल है हरिहरपुरम में, तुंगभद्रा के किनारे पर, वहां छोटे छोटे बालक, 12-13 साल के बालक, अमरकोश मेरा तैयार हो गया, वो कह देता है 1.5 साल में कि अमरकोश अब मैं पूरी तरह से जानता हूं। उसके बाद उसकी शलाका परीक्षा होती है, कहीं से भी, और परीक्षक निकाल करके अमरकोश का वो श्लोक का एक छोटी सी बोलेगा, उसके बाद वो छात्र पूरा सुनाएगा, उसका अर्थ भी बताएगा और उस शब्द की, उस पदार्थ की पूरी, पद की पूरी व्याख्या भी कर देगा। तो ये हमारी जो परीक्षण पद्धति है, ये दूसरा भाग है आकलन का। मूल्यांकन और परीक्षण दोनों मिलकर के आकलन बनता है। इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन टुगेदर फॉर्म असेसमेंट। असेसमेंट इज इक्वल टू इवैल्यूएशन प्लस एग्जामिनेशन। अब हमारे सामने चुनौती है कि इसको दूरस्थ करना है। एकलव्य ने दूरस्थ शिक्षा तो पा ली थी, लेकिन अंगूठा लेने के लिए द्रोणाचार्य को प्रत्यक्ष जाना पड़ा था। आकलन तो दूरस्थ नहीं हो पाया था। तो दूरस्थ आकलन का डिजाइन एंड डेवलपमेंट यदि आप करना चाहते हैं, यदि उसको आप साकार करना चाहते हैं, परिकल्पना करके यदि उसको साकार रूप देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मूल्यांकन की विधियों को आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। और उस मूल्यांकन के लिए आपको प्रत्यक्ष और परोक्ष विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी आपने कहा ट्यूटोरियल आपने विकसित किए। मैं कई बार उच्च शिक्षा के शिक्षकों को पूछता हूँ, लेक्चर में और ट्यूटोरियल में क्या फर्क है? ये छात्रों को तो छोड़िए, शिक्षकों को भी पता है कि नहीं है। तो यह जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम परीक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधियां और परोक्ष विधियों, आज आपने मेरे को क्यों बुलाया उद्घाटन के लिए? मेरा यदि आप जिसको बायोडाटा कहते हैं, जीवन वृत्त का परिचय देखेंगे, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने जिसको कहना चाहिए कि इस कार्यक्रम में, वेबिनार में सम्मिलित होने वाले, सहभागी होने वाले पंजीकृत इसके सभासद हैं, उन सब में औपचारिक रूप से सबसे कम शिक्षा प्राप्त किया व्यक्ति मैं हूँ। मेरे पास केवल स्नातक की उपाधि है। मैंने एलएलबी किया, उसके बाद कोई मेरे पास परास्नातक की, मास्टर्स की भी डिग्री नहीं है। और आप पीएचडी वाले लोग मेरे को बुला रहे हैं, किस आकलन के आधार पर बुला रहे हैं? यह आकलन तो अंक तालिका का आकलन हो नहीं सकता। मेरी एलएलबी की अंक तालिका देख करके तो आपने मुझे निमंत्रित किया नहीं। तो आकलन तो चरित्र का करना पड़ेगा, और चरित्र का आकलन आचरण से होगा। आचरण के आकलन के लिए क्या विधि है? क्या ऐसी परीक्षाएं हम दे रहे क्या जैसे सत्यकाम जाबाला को उसके गौतम ऋषि ने दी थी, गुरु ने दी थी, या वारुणी को उसके पिता भृगु ने दी थी, या धौम्य ऋषि ने आरुणी को दी थी? सारा परीक्षण एक छोटे सी घटना से कर लिया आरुणी का कि रात को बारिश आई है और तुम्हारे खेत की बाढ़, मेढ़ टूट गई है, और जाकर के उसको संभालो, और अपने शरीर को लगा करके पानी को रोक दिया गुरु की आज्ञा पालन के लिए। उसी धौम्य ऋषि का दूसरा शिष्य उपमन्यु भी है। और उधर रघु के पास जाने वाले वत्स की, उसकी परीक्षा किसी और तरीके से ली गई। तो हमारे यहाँ पर उत्तंक को कई वर्षों तक गुरुकुल में रहना पड़ा, क्योंकि उत्तंक आयु के 41 वर्ष पूर्ण करने तक और अपने अधिगम फलित को प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसे अनेक बातें हमारे पास में, जिस आधार पर अपन आकलन का एक तंत्र विकसित कर सकते हैं, फिर प्रत्यक्ष के लिए भी और इस माया नगरी वाले आकलन के लिए भी। लेकिन उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। बाहर जाकर के पश्चिम की ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को लेकर के हम केवल और केवल वमन का आकलन करेंगे, केवल और केवल जानकारियों का आकलन करेंगे,
ना उसके आकर के प्रज्ञा का आकलन कर पाएंगे, ना उसके आकर के, क्योंकि बहुत सारे पांडे यहाँ पर है, तो पांडे हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? पंडा बुद्धि आई कि नहीं, इसका आकलन कैसे करोगे आपकी आज की परीक्षा पद्धति से? आज जिस प्रकार से आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, ओपन बुक एग्जामिनेशन आदि आदि के ऊपर आप चर्चा करके बुद्धि पंडा हुई कि नहीं हुई ये कैसे पता चलेगा? वह प्रज्ञा का शुद्धिकरण हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? उसके आकलन की विधियां हमारे पास में है, हमको केवल उसका अद्यतनीकरण करना है, अपडेशन करना है, उसका युगानुकूलीकरण करना है, आज की स्थिति गति और परिस्थिति के अनुसार उसको लागू करना है। और ये अपेक्षा इस विश्वविद्यालय से करते हुए, और अब तो विश्वविद्यालय बड़ा हो गया है तो इसलिए अपेक्षाएं भी बड़ी होगी, इसलिए दायित्व भी बढ़ जाएगा। इस बढ़े हुए दायित्व के लिए आपको बहुत बहुत वर्धापनिकाएं, बहुत बहुत बधाइयां देते हुए, और हमारी बढ़ी हुई अपेक्षाओं को आप निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए अपने इस उद्बोधन को समाप्त करता हूं। जय हिंद। पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज तृप्तिर्नैव जायते। भवद्भिः तथा अमृतं पायितं यद अमृतं पीत्वा अस्माकं तृप्तिः न भवति। अत्यन्तम् आभारं प्रकटयामः महोदयाय। साम्प्रतम् अहम् आशीर्वचनाय अस्माकं विद्यापीठस्य यशस्विनः कुलपतिवर्यान् निवेदयामः। महोदयः एतादृश महापुरुषान् श्रावयितुम् अस्मान् प्रेरयितुम् आनयन्ति। एतेन अस्माभिः एकं बीजं धारितं। वयं अनया कार्यशालया अस्माकं जीवने किंचित् भारतीय तत्त्वं प्रति प्रेरिताः भवामः। तादृशः यशस्विनः कुलपतिवर्यान् निवेदयामः। ते अस्मिन् अवसरे आशीर्वचनेन अस्माकं सर्वेषामपि प्रेरणं संपोषणम् अभिषिञ्चनं च कुर्वन्तु इति। आरूढ़ा श्वेतहंसे निवसति हृदये दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते दधाना कनकपटवृतं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वमुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना, भारती सुप्रसन्ना। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारने वाले भारतीय शिक्षा मंडल के, कहने के लिए तो संगठन, अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, सर्वस्व हैं, मूलाधार हैं और ऐसी प्रज्ञा के धनी हैं जिनको एक बार सुन लेने के बाद बार बार सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। ऐसे माननीय मुकुल कानेटकर जी, हमारे संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर भारत भूषण शर्मा जी, निदेशिका अत्यंत विख्यात विद्वान शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर केपी पांडे जी की सुपुत्री प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी, समस्त संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर परमेश कुमार शर्मा जी, समस्त आचार्यगण, प्रतिभागीगण, आज वस्तुतः इस उद्घाटन सत्र पर अत्यंत प्रखर चिंतक श्रीमान मुकुल कानेटकर जी को निमंत्रित करने का मूल उद्देश्य था, जैसा कि इन्होंने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया था, उद्देश्य यही है कि बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं और इस कोविड ने ये बता दिया दुनिया को कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। ये भारत क्यों है? उत्तरम जस् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारती नाम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संततिः। ये भारतवर्ष अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। उन विशेषताओं को फिर से पहचानने के लिए और उसको फिर से दुनिया को समझाने के लिए क्या मार्ग हो सकता है? लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय की
आगामी योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वित किया जा सके, इसमें आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। और आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं, आपने जब भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो व्याख्यान दिया था उसको स्मरण करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए बहुत प्रकार के परिवर्तन और बहुत प्रकार की योजनाओं को हम लोगों ने आपके कार्यक्रमों में देखा है, उससे बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त की है। आगे भी निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रहे। जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है, तो उसकी गति प्रगति निरंतर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है। मैं आपको जब सुनता हूँ, ये अतिशयोक्ति नहीं है, तो मैं यही सोचता हूँ कि आपकी जो प्रतिभा है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा का लक्षण करने के लिए आचार्यों ने कहा स्मृति रतीत विषया मतिरागामी गोचरा बुद्धिस्तात्कालिकी गेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। तो ये जो प्रज्ञा है, यही जब नवोन्मेषशालिनी बनती है तब प्रतिभा बनती है। ऐसे प्रतिभा से संपन्न आपका मार्गदर्शन जिसको प्राप्त हो, मैं समझता हूँ वो जड़ हो तो भी चेतन हो जाए, वो स्थावर हो तो जंगम हो जाए। और आपको देख करके मुझे लगता है कि आपकी जो प्रतिभा जब ऐसी है तो स्वामी विवेकानंद जी की कैसी रही होगी, जिनको हम पढ़ते हैं। कोई भी विषय हो जिसमें आप उसके अंतस्थल तक, उसकी गहराई तक इतनी सहजता से पहुंचते हैं। उपनिषद हम भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम वो बातें नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते जो बातें आपको दिखाई देती हैं। यही वो कला है और इसी के लिए भारत ये जाना जाता है। तो हमारे जो आचार्य हैं, उन आचार्यों को ये दृष्टि मिले, और ये एक दिन की तपस्या नहीं है, गुरुओं का आशीर्वाद और बड़े पुण्य के बाद इस तरह की प्रतिभा उत्पन्न होती है, इस तरह की प्रतिभा मिलती है। तो हमारे जो यशस्वी आचार्य हैं, निश्चित रूप से भारतवर्ष में इस समय संस्कृत के क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ बहुत प्रभावशाली कार्य कर रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आपने जैसा कहा, हमारी आकांक्षाएं बिल्कुल यही शब्द हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के, जो इसकी संस्थापना के समय उन्होंने कहा था, और हम उसको बार बार सुनते भी हैं। हमारी आकांक्षाएं बड़ी हैं, योजनाएं बड़ी हैं, उसके लिए साधन चाहिए, और आप सब लोगों की शुभकामना से संसाधन भी प्राप्त हुआ है, शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हुई। विद्यापीठ में आचार्य कुल बहुत अच्छा है, उस आचार्य कुल को इस तरह की प्रेरणा देने की जरूरत है। और आकलन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा, बिना परीक्षा के आपने क्या प्राप्त किया इसको समझना भी कठिन है, प्राप्त कर लिया कि नहीं। मैं एक छोटी सी घटना मैं जानता हूँ, भाई मुकुल जी के पास, यद्यपि उनका नाम मुकुल है, लेकिन अत्यंत प्रस्फुटित है, पराग पूर्ण है, विकसित है और लोगों को विकसित करने वाले हैं। ऐसे मुकुल भाई को एक छोटी सी घटना बता दूं। मेरा गुरुकुल मेरे पितामह जी द्वारा चलाया जाता था, उसमें बचपन की कहानी घटना याद आ गई आपके कहने से। एक बजरंगी तिवारी नाम करके एक उनके बड़े प्रिय छात्र थे। वो शास्त्री में लगातार 3 वर्षों से फेल हो रहे थे। तीसरे वर्ष जब फेल हो गए तो पितामह जी एक दिन, ठंडी का मौसम था, अलाव जल रहा था, उसी में बैठ के पढ़ा रहे थे। तो पितामह जी और सारे विद्यार्थी बैठे थे, तो उन्होंने कुछ जिज्ञासा की। उस पर पितामह जी ने उनको कहा कि तुम एक बटलोई दाल पीते हो, 5 लोगों के लिए जितनी दाल चाहिए अकेले तुम पीते हो, और जब परीक्षा में बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, तुम पता नहीं क्या लिख के आते हो, पास ही नहीं होते हो। तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, अब तक कभी नहीं बोला, लेकिन उस दिन बड़ी सहजता से कहा कि गुरुजी मैं क्या करूं, एक प्रश्न 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न को करते करते 3 घंटे बीत जाते हैं, मैं एक प्रश्न भी पूरा नहीं कर पाता हूं, तो मैं कैसे बताऊं, कैसे क्या इसका उपाय है। तो पितामह जी ने कहा कि 5 प्रश्न करने हैं, तुम ये तय कर लो कि घंटा बजता है तो 1 घंटे में तुम्हारे 2 प्रश्न होने चाहिए। तो चौथी बार जब उन्होंने परीक्षा दी, पहला प्रश्न तो पूरा 1 घंटे में किया, उन्हें होश ही नहीं रहा कब घंटा बजेगा। घंटा बज गया तो वो बड़े विकल हुए, कहा कि अरे गुरुजी ने ये कहा था कि 1 घंटे में 2 प्रश्न, अभी तक तो मैं एक ही कर पाया हूँ। कितने पृष्ठ है गिना उन्होंने, तो 20 पृष्ठ थे। तो कहा कि इसका ये मतलब है कि अगले घंटे में 2 प्रश्न करना, तो मुझे 10 पृष्ठ से ज्यादा नहीं लिखना है। तो फिर 10-10 पृष्ठ करके उन्होंने 5 प्रश्न का आगे 2 घंटे में 4 प्रश्न कर लिए और बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए। तो यह स्थिति है हमारी ज्ञान परंपरा की। ये जो परीक्षा प्रणाली है बिल्कुल अनुकूल नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम करते हैं, और इसमें ढिलाई करें तो निश्चित रूप से विद्यार्थी
आप जानते हैं मानव का बड़ा सहज और सरल स्वभाव होता है कि अगर उसको परिश्रम और प्रयत्न न सिखाया जाए, अत्यंत आलसी हो जाए, तो विद्यार्थी आलसी बनने जाते हैं। मेरे जीवन का अनुभव है कि हमने परीक्षा प्रणाली को इतनी निर्दुष्ट की कि विद्यार्थी नकल करने की कोई संभावना न रहे। और कहते हुए यह बात मुझे दुख भी है कि संस्कृत में जो गिरावट आई है वो केवल परीक्षा प्रणाली के दोषपूर्ण होने के नाते गिरावट आई। हमने खुद अपने उत्तर प्रदेश में देखा है किस तरह से विद्यालय के विद्यालय पूरे के पूरे परीक्षा केंद्र नकल कराने के केंद्र बनते हैं और परीक्षा किस तरह से नीचे चली जाती है। परीक्षा का स्तर नीचे होता है, विद्यार्थी पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो इस तरह से ये जो आकलन है वो आकलन किस तरह से किया जाए और आज की नई चुनौती में किस तरह के किया जाए, यह भी आवश्यक है। इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई, आपका मार्गदर्शन मिला। निश्चित रूप से परीक्षा हम किसकी करें उस बात पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका निश्चित रूप से अगर अनुप्रवेश नहीं होगा हमारे पाठ्यक्रम में तो फिर लाल बहादुर शास्त्री और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम के अनुरूप हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो आपके आज के इस उद्बोधन भाषण से या प्रबोधन से निश्चित रूप से हमारे सभी प्रतिभागियों को बहुत लाभ मिला होगा और एक दिशा मिली है जिसके लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं और आपको बार बार कष्ट दूंगा इसके लिए अभी से निवेदन करता हूं, क्योंकि आगे की जो जिम्मेदारी है वो बिना आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन से संभव नहीं होने वाली है। ये बड़ा भारी तमस, बड़ा भारी अज्ञान छाया हुआ है लोगों के ऊपर। हमारे कम से कम आचार्य ऐसे हों जो एक भी पैदा हो तो पता चले कि लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय का ये छात्र है। इस तरह की मेरी योजनाएं हैं और आप मार्गदर्शन दें, शुभकामना दें कि हम इसमें सफल हों। और कार्यक्रम के संयोजिका अमिता पांडे भारद्वाज जी को मेरी शुभकामनाएं हैं, परमेश जी को, समस्त आचार्यों को, समस्त प्रतिभागियों को उनके जीवन का जो लक्ष्य है उन्हें प्राप्त हो इस कार्यशाला के माध्यम से, और भी जो उनके लक्ष्य हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। विशेष रूप से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं भाई मुकुल जी के लिए। मैं जानता हूं जिनको दिन में प्रतिदिन 3-4 कम से कम व्याख्यान करने, गीता स्वाध्याय आपका इतना अद्भुत है। एकमात्र गीता को पढ़, क्यों भगवान ने कहा, माने महात्मा क्यों कहा गया गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तरई। एक गीता के माध्यम से आप कैसे उसमें योग, सारे दर्शन कैसे आप पिरोते हैं, सुनकर के अद्भुत लगता है। और मैं सारे आचार्यों को कहूंगा कि आप सब लोग भी इनके गीता का व्याख्यान, अभी 13वां अध्याय चल रहा है, प्रतिदिन आता है, वो प्रायः 4 बजे आता है, और उसको जरूर सुने। आपको निश्चित रूप से आपकी दृष्टि उन्मेष प्राप्त होगा, दृष्टि मिलेगी शास्त्रों को पढ़ने और समझने की। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको प्रणाम करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवादः। योजकस्तत्र दुर्लभः। गुरुभिः कथम् अस्माकं मार्गदर्शनं कृतं, तेषाम् अहं प्रथमवाक्यं मां यद् उक्तवन्तः तदहम् अद्य इदानीं श्रावयामि। तैः उक्तमासीत् एकवारम्, अस्माभिः मालायां यथा अन्तः तन्तुः भवति तद्वद् भाव्यम्। माला में जैसे माला जिसके ऊपर टिकती है तंतु रहता है, उसमें डोरी रहती है, उसकी तरह होना चाहिए। तादृशः एव वर्तन्ते अस्माकं कुलपतयः। ये सर्वदा अन्यान् अस्मादृशान् अग्रे कृत्वा स्वयं मालारूपेण अन्तः भूत्वा सर्वान् योजयन्ति, सर्वेषां प्रकाशं कारयन्ति। एतादृग्भ्यः अस्मत् कुलपतिजनेभ्यः, अस्माकं गुरुभ्यः कोटिशः धन्यवादः। साम्प्रतम् अस्माकं संकायस्य प्रमुखान् प्रोफेसर के भरतभूषण महाशयान् अस्मिन् अवसरे धन्यवाद ज्ञापनाय सविनयं प्रार्थये। ते अत्यन्तं प्रवीणः, अस्माकं सर्वेषामपि प्रेरकः, योजकः च सन्ति। अस्माकं संकाय प्रमुखः प्रोफेसर के भरतभूषण महाशयः। मणिपादिकयोर् युगं मुरारे मम नित्यं विदधातु मंगलानि अधिकृत्य चराचरस्य रक्षाम् अनुकंपा क्षमयोरिवावतारः। अत्र प्रार्थना श्लोके मम इति शब्देन अस्माकं सर्वेषाम् इति मम कामना विद्यते। मणिपादिकयोर् युगं मुरारे मम नित्यं इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषां नित्यं विदधातु मंगलानि
अधिकृत्य चराचरस्य रक्षाम् अनुकंपा क्षम्योरिवावतारः इति सभा में सभाध्यक्ष अद्यतन सभायाः सभाध्यक्षाः अस्माकं यशस्विनः कुलपतयः। सर, आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं। मैं आज बहुत मुश्किल से आप हमारा मुख्य अतिथि मुकुल कनितकर जी को आप कहीं से लेके आए हैं सर, समय से। नहीं, मैं एक बात बता दूं, कोई मुश्किल से नहीं, बड़ी सहजता से एक वाक्य निवेदन किया, अत्यंत सहजता से उपलब्ध हो गए, और जब भी किया तब भी कभी मना नहीं किया। अत्यंत सहज है, आपके लिए भी उतने जितना मेरे लिए। ये इनका स्वभाव है। भगवान कम है सर, मैं तो हम तो पहुंचने का योग्य भी है नहीं है ना, इसलिए सर आपको विशेष धन्यवाद। आपको सबसे पहले सर, आपने अपने भाषण में एक फ्लैशिंग स्टेटमेंट असेसमेंट का, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः, इससे बड़ा असेसमेंट और कोई नहीं हो सकता है सर। आर यू आर द असेसर, आर यू आर असेसिंग, उसका परिणाम है लाल बहादुर शास्त्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है सर। एवरी सेकंड यू आर असेसिंग योरसेल्फ एंड एवरीवन, दैट इज द रिजल्ट, वी बिकम ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं धन्यवाद देता हूँ। मुकुल जी के लिए 2 मिनट ज्यादा ही लूंगा सर। सर, अद्य सभायाः मुख्यातिथयः श्रीमान् मुकुल कनित्कर महोदयः अत्र आगताः। तेषां विषये वक्तव्यं चेत् सर्वप्रथमं ते व्रतिनः सम्पूर्णरूपेण समर्पिताः। अत्र तेषां विशेषत्वम् अत्र मया अनुभूतम्। अत्यल्पावकाशे अतिवेगेन अधिकपरिश्रमेण विना पूर्णज्ञानप्राप्तिः सर्वेषां समानतया एकस्मिन्नेव समये, तेषां तदैव वैशिष्ट्यमिति। अत्र संरक्षणदृष्ट्या तेषाम् अत्र उद्बोधनमासीत्, प्रसारदृष्ट्या अपि आसीत्, विकासदृष्ट्या अपि आसीत्। प्रत्येकस्मिन् क्षणे आत्मावलोकनमेव असेस्मेण्ट् इति ते श्राविताः। यद्यपि ब्लूम् इन्फर्मेशन्स् दास्यन्ति, तदपेक्षया अस्माकं भारतीय संप्रदाये तैत्तिरीयोपनिषद शास्त्रीय स्वरूपेण पुनः ज्ञानेन्द्रिय विकास के लिए भी है, और दोहन का समय का भी उद्धार किया है ना। समुत्कर्ष के दृष्टि से भी उन्होंने बताया। देववंश बदलने के लिए एक बहुत बड़ा एक आश्चर्य का भाषण था। संभावना जो था वो संभव के लिए तैयार हो गए, को तैयार भी कर रहे हैं सर। और तैत्तिरीयोपनिषद को और छांदोग्योपनिषद को प्रधान रूप से दृष्टांत के रूप में कई बार सर ने दिया है। उससे विलक्षण मेथोडोलॉजी और करिकुलम हमारे सामने आया है सर। शलाका परीक्षा के संदर्भ में सर बताया, आई वॉज वेरी मच हैप्पी अबाउट, ही वॉज रिमेम्बरिंग हरिहरपुरा गुरुकुल को है। आई वॉज वेरी मच नियर टू हरिहरपुरा सर। 5 years I was there, I was the witness। हरिहरपुरा गुरुकुल को उन्होंने जीवंत किया है। और प्रथम शलाका में, द्वितीय शलाका, तृतीय रूप में प्रथम पंक्ति पाठ है, द्वितीय पाठ व्याख्यान, तृतीय पाठ प्रश्नोत्तरी दृष्टिया भी आज भी गुरुकुल में वो जीवित है सर। सर को विशिष्ट रूप से हरिहरपुरा को स्मरण करने के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आकलन से चरित्र परीक्षण इत्यादि को एक स्वरूप, भारतीय दृष्टिकोण से स्वरूप कैसा था उसको फॉलो करने के लिए हमें फाइनली अपडेशन ऑफ ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड हमारा विद्यापीठ में अवश्य हो, आत्मसात करने के लिए प्रेरित किए। हम सभी का मन अपूर्ण है सर, कुक्षिपूर्ण है, मन अपूर्ण है। आपको बार बार एक प्रार्थना है, दोबारा उनको एक बार और कई बार आप बुलाइए, हम सब सुनने के लिए तैयार है सर। और इस कार्य व्यवहारिक रूप से फेस टू फेस, जिसको कहा सर ने, फेस टू फेस एक बार देखेंगे कोरोना के बाद जी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आके बहुत कम समय में बहुत कुछ ज्ञानार्जन करा। सर को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। TLC, NRC, विश्वविद्यालय की तरफ से, व्यक्ति सह मेरी दृष्टि से भी, मेरे स्वरूप से भी मैं सर को धन्यवाद, भूयो धन्यवाद। और रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रोफेसर रमेश शर्मा जी, प्रोफेसर SK पुलिस जी, दीपक बिस्ला जी और निशा सिंह जी आने वाले हैं। उन लोगों को भी मैं स्वागत और धन्यवाद देता हूं। स्पेशली संयोजक अत्र अस्माकं TLC NRC डायरेक्टर प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी, उनको स्पेशल, उनके टीम, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स सभी को, और हमारा
कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा एंड सभी को हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवादः महोदयेभ्यः। साम्प्रतं शान्तिपाठेन वयम् उद्घाटनसत्रस्य उपसर्जनं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।